नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। मैंने आपको उत्तराखंड एपीओ का क्वेश्चन पेपर करवाया था, जीएस वाला, जिसका पेपर अभी हुआ था जनवरी 2022 में। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये भी एपीओ का ही पेपर है, लेकिन ये लॉ वाला पेपर है। 100 क्वेश्चन इसमें भी आए थे। देख लेते हैं 100 क्वेश्चन क्या क्या थे, क्योंकि बहुत बार होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, इसलिए आप ये 100 क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि एमपी में या फिर दिल्ली जुडिशल सर्विसेज में इसमें से कोई क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का आने वाला है उसमें भी हो सकता है कि क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। उत्तराखंड एपीओ और अभी जो सिविल जज का पेपर हुआ था उत्तराखंड का, उसमें खुद एपीओ के बहुत क्वेश्चंस थे जो कि सिविल जज में रिपीट हुए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, और हाँ, ये जो आंसर मैं आपको बताऊंगी ये ऑफिशियल आंसर की से मैच किए हुए आंसर हैं, जो रिवाइज्ड आंसर की आई थी उससे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसमें स्टार मार्क है, मतलब उसका कॉमन नंबर हर किसी को मिला है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृत था। बताना है क्यों। इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कि वह कार्य करने की प्रकृति को जानने में असमर्थ है, तो वो उस समय चित्त विकृत कहा जाएगा। अगला है दूसरा क्वेश्चन का, यह धमकी देता है कि यदि यह ने उसे धन नहीं दिया तो वह या के बारे में मान हानिकारक अपमान लेख लिखेगा। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार यह को उत्प्रेरित करता है। यहाँ पर कै ने कौन सा अपराध किया है? तो उसने किया है यहाँ पर एक्सटॉर्शन। ये उद्यापन क्या है? यहाँ पर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यह की हत्या करने के लिए ख क्या को उकसाता है। खा उकसाने के कारण घ का वेदन कर देता है और घ को अच्छा घाव यहाँ पर हो जाता है। तो कै ने यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पर कै ने दुष्प्रेरण किया है। ठीक है, एवटमेंट किया है, उसने उसको उत्प्रेरित किया है कि उसका मतलब उसको चोट पहुँचाए। अगला क्वेश्चन है कि का एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बंदूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और या से कहता है कि यदि या भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करे तो वे या को गोली मार दें। यहाँ पर कै ने कौन सा अपराध किया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर भी उसने जो है ये उसने किया है यहाँ पर सदोष परिरोध। ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन ए है सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवा करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है? जो बलवा है उसका जो दंड है वो किस सेक्शन में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है ऑप्शन 148 में। डी है इसका आंसर, ऑप्शन डी 148 धारा में। अगला है क्वेश्चन, आपराधिक षड्यंत्र का अपराध कारित करने के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ये जो आपराधिक षड्यंत्र है इसमें कम से कम कितने व्यक्तियों की संख्या होनी चाहिए? तो कम से कम दो या दो से अधिक। ठीक है, अगला है कि आत्म प्रतिरक्षा के बारे में क्या सही नहीं है? इसमें से क्या सही नहीं है आत्म प्रतिरक्षा के बारे में? कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकारों के प्रयोग में किया गया कार्य अपराध नहीं है। बी है कि मानहानि के प्रकरण में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है। या फिर लूट के प्रकरण में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है। या फिर यदि लोक प्राधिकारियों से सुरक्षा प्राप्त करते समय उपलब्ध है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी होगा कि मानहानि के प्रकरण में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है। ये सही नहीं है, इसके अलावा तीनों सही हैं। अगला है कि आजीवन कारावास का अर्थ कितने कारावास से होता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, संपूर्ण जीवन से। मतलब आजीवन कारावास का मतलब ये नहीं है कि पर्टिकुलर कोई वर्ष बता दिया जाए कि इतने इतने सालों की सजा। आजीवन मतलब जीवन भर, जब तक डेथ नहीं हो जाए। अगला है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का में किसके लिए अधिनियमित किया गया है? ये क्वेश्चन था जिसको स्टार मार्क किया है और इसका कोई सही आयोग ने आंसर नहीं माना था, तो ये इसका जो नंबर था वो सबको मिला है। अगला 10th क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है? मतलब जो हैंगमैन वाला भी जो एक्ट है, मतलब जो फांसी देते हैं हैंगमैन, अगर वो भी कोई कार्य करेगा तो वो अपराध नहीं कहलाया जाएगा। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? तो ये है सेक्शन 78 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय दंड संहिता 1860 में स्वेच्छा से अम्ल फेंकना या फिर अम्ल फेंकने का प्रयास करना, ये किस सेक्शन में दंडनीय है? ये है 326 बी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है का शल्य चिकित्सक सद्भावना से एक रोगी को बताता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता, परिणामतः रोगी की आघात से मृत्यु हो जाती है। का ने यहाँ पर क्या दायित्व मतलब का यहाँ पर क्या दायित्व था, आपको इसका निर्धारण करना है। तो का है कि का दोषी है, उसको जानकारी बतानी चाहिए थी, या फिर का दोषी नहीं है, उसने ऐसा व्यक्ति के फायदे के लिए किया, या फिर सी कि का दोषी नहीं है, उसने कोई मिथ्या आशा नहीं दी। तो सही आंसर इसका डी होगा कि बी और सी दोनों सही हैं। ठीक है, मतलब उसको व्यक्ति को ये बताना ही था और उसने उससे कोई झूठी बात मतलब उसकी सच्चाई छुपाई नहीं, सब बता दिया था। अगला है कि आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अनुसार शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार आक्रमणकारी की स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने या कोई अन्य क्षति कारित करने तक है, यदि अधिकार का उपयोग अपराध करने के अवसर पर किया गया है। तो इसमें से किस अपराध को अगर किया जाए तो मृत्यु कारित की जा सकती है? तो पीछा करना, ताक-झाक करना, या अम्ल के आक्रमण के मतलब जो एसिड अटैक जो होता है वो वाले मामले। तो अगर किसी पर एसिड अटैक हो तो अपनी आत्मरक्षा के लिए मृत्यु कारित भी कर सकता है सामने वाले बंदी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस उपबंधों में वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है? किस सेक्शन में है? तो ये है सेक्शन 11, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मृत्युकालिक कथन किसके द्वारा अभिलिखित किए जाने हैं? मृत्युकालिक कथन ये मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बापू बनाम महाराष्ट्र राज्य 2006 सुप्रीम कोर्ट बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि, बताना है कि इस वाद में क्या अभिनिर्धारित किया गया था, मतलब इसका जजमेंट क्या था, क्या बताया गया था। तो इसमें बताया गया था कि सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में मृत्युकालिक कथन सुसंगत है जबकि मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो। ए इसका सही उत्तर था। अगला है कि मुख्य परीक्षा में कौन से प्रश्न नहीं पूछे जाते? तो जो सूचक प्रश्न होते हैं वो मुख्य परीक्षा में नहीं पूछे जाते। मुख्य परीक्षा में और पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछे जाते। जो प्रति परीक्षा है उसमें मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है उसमें सूचक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बा से सा की हत्या करने के लिए उकसाता है, बा ऐसा करने से मना कर देता है, विधिक स्थिति क्या बनेगी? बताना है आपको कि यहाँ पर उसने कोई अपराध किया भी है या नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा बताना है, इसमें सही उत्तर क्या होगा कि कोई अपराध घटित नहीं हुआ है, या फिर सा से हत्या के प्रयास का दोषी है, या फिर वह षड्यंत्र का दोषी है, या फिर सा की हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। तो सही उत्तर इसका डी होगा कि जो है वो सा की हत्या के दुष्प्रेरण का यहाँ पर दोषी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19th क्वेश्चन है कि स्टॉपल यानी कि विबंधन का सिद्धांत ये किस वाद से संबंधित है? किस वाद में निर्णय लिया गया था ये स्टॉपल के सिद्धांत का? तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी है शरद चंद डे बनाम गोपाल चंद्र शाह 20 कलकत्ता 296 पेसी। इस वाद में विबंधन के सिद्धांत पर निर्णय लिया गया था। अगला है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के प्रावधानों के अनुसार साबित की जाएंगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 65 बी में 65 खा। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, जब कोई घायल व्यक्ति बोलने में असमर्थ हो तो वह संकेतों से मृत्युकालिक कथन कर सकता है, यह किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्वीन बनाम अब्दुल्ला। अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में डीएनए टेस्ट साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है? तो डीएनए टेस्ट जो है वो सेक्शन 45 में ग्राह्य होगा, सेक्शन 45 में विशेषज्ञ की राय है। अगला है निम्नलिखित वादों में से किसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई थी? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए बॉम्बे राज्य बनाम कथिकालू। अगला क्वेश्चन है 24, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक भवन का फोटोग्राफ क्या होगा? तो एक भवन का फोटोग्राफ जो है ये सेकेंडरी एविडेंस होता है, द्वितीयक साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य। ये क्वेश्चन अगर आपने उत्तराखंड सिविल जज का पेपर दिया था तो बना था। पलविंदर कौर बनाम पंजाब ये किससे संबंधित वाद था? तो ये कन्फेशन से संबंधित था, संस्कृति से। अगला है निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रावधान करती है? तो यह है धारा 65।
अगला है निम्नलिखित में से कौन है जो लोक दस्तावेज नहीं होगा, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती है वो लोक दस्तावेज नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है 28, किस वाद में यह अभिनिर्धारित हुआ था कि टेप रिकॉर्डर बातचीत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6, 7 और 8 के अंतर्गत सुसंगत है। ये किस वाद में कहा था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस वाद में जो है टेप रिकॉर्डर में जो बातचीत थी उनको सुसंगत माना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा लोक दस्तावेज को परिभाषित करती है, तो लोक दस्तावेज की डेफिनेशन कहाँ पर है, ये है सेक्शन 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के संबंध में उपधारणा का प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, धारा 85B में। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन, का पर रेल के बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है, यह साबित करने का भार कि उसने टिकट खरीदा था किस पर है। ये क्वेश्चन सिविल जज के पेपर में भी पूछा गया था। तो सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, खुद अभियुक्त पर, एक्यूज्ड पर ही ये है भार इस चीज का कि वो साबित करे कि उसके पास टिकट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस न्यायालय ने पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर के बाद में निर्णय दिया था, तो ये किस कोर्ट की बात है, तो ये है PV काउंसिल, बी है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में मन या शरीर की दशा या फिर शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है। तो इसमें जो नहीं है वो है ज्ञान, सॉरी इसमें जो नहीं है इसमें आएगा हेतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विवाहित स्त्री को आत्महत्या के लिए उकसाने संबंधी उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आएगी, तो ये आता है 113 का के अंतर्गत आत्महत्या के लिए, और 113B में आएगा दहेज मृत्यु। अगला है कौन सा साक्ष्य एक प्रकार का, इसमें से कौन है जो एक प्रकार का साक्ष्य नहीं है, तो एविडेंस एक्ट में जो अनुसूत्र साक्ष्य होते हैं, मतलब जो हेर से एविडेंस होते हैं, उनको जो है किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं माना गया है। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ी गए साक्ष्य होते हैं ना, उनको भी इसमें नहीं माना गया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए होगा कि जो पढ़े गए साक्ष्य होते हैं वो साक्ष्य का एक प्रकार नहीं है। मतलब साक्ष्य की जो अलग अलग टाइप के प्रकार दिए हुए हैं कि मौखिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य, उसमें एक हेर से एविडेंस भी आता है, लेकिन हेर से एविडेंस जो है ये एविडेंस में मान्य नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में हो भी जाते हैं। बट जो ऑप्शन ए है वो इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में स्मृति ताजा करने का अधिकार संबंधी प्रावधान प्रदत्त है, मतलब किस में है स्मृति ताजा करने का अधिकार, किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, सेक्शन 159 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म तिथि के विषय में किस साक्ष्य का अधिक मूल्य है। अगर हमें जन्म तिथि के बारे में पता करना है तो हम इसमें से किस एविडेंस को मानेंगे, तो हम इसमें मानेंगे जो लोक अभिलेख स्कूल के प्रमाण पत्र हैं उनको। अगला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है, तो आपराधिक मामलों से संबंधित ये सेक्शन 23 है, जो नहीं है संबंधित आपराधिक मामलों से, बल्कि सिविल मामलों से संबंधित है। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में लोक अभियोजक इसकी परिभाषा दी गई है, तो ये दी गई है 2U में, डी है इसका आंसर, 2 पा। अगला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कौन सी संस्वीकृति ग्राह्य नहीं है, इसमें से कौन सी संस्वीकृति होगी जो ग्राह्य नहीं होगी, तो ये जो सेक्शन 25 कहता है कि पुलिस कस्टडी में दी गई कन्फेशन जो है वो स्वीकृत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 में प्रावधान है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अपराध कारित करता है गिरफ्तार कर सकेगा, यदि वो कौन सा अपराध करता है। आपको बताना है कि सेक्शन 43 में प्राइवेट व्यक्ति जो गिरफ्तार कर लेता है किसी को, तो वो इसमें से वो गिरफ्तार कर लेगा, तो इसमें से कौन सा अपराध किया गया होना चाहिए, तो संज्ञेय या फिर असंज्ञेय कोई भी अपराध अगर होगा तो वो गिरफ्तार कर सकता है सेक्शन 43 में। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने की स्वीकृति नहीं देता है, ये किस सेक्शन में है, तो ये है सेक्शन 46 का
ए का 1 का परंतुक। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पूछताछ के दौरान अपनी पसंद की अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है? अपनी पसंद की अधिवक्ता से मिलने का जो अधिकार है वो किस सेक्शन में है? तो ये है 41 घ में, 41D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तारी का वारंट किस अवधि तक प्रवर्तन रहेगा? तो गिरफ्तारी का जो वारंट है वो जब तक निष्पादित ना हो और जब तक रद्द ना हो वो चलता रहेगा, उसका वो प्रवर्तन में रहेगा तब तक। अगला क्वेश्चन है कि सीआरपीसी की किस धारा में यह प्रावधान है कि प्रत्येक जांच या विचारण में कार्यवाही या सभी हाजिर साक्ष्यों की परीक्षा हो जाने तक इतने दिन प्रतिदिन रखी जाएगी, मतलब कब तक उसको रखा जाएगा, ये किस सेक्शन में दिया गया है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी 309 में। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत कोई न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी समय भी आरोप का परिवर्तन या फिर परिवर्तन या उसको ट्रांसफर कर सकता है? तो किस सेक्शन में है? ये है 216 में। अगला क्वेश्चन है 47, सीआरपीसी की किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है? किस सेक्शन में है? तो यह है सेक्शन 311 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित जो नहीं है वो ऑप्शन बी, जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्ष्यों को पुनः बुलाया जाना, ये 216 में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 92 इसमें से क्या प्रावधान करती है? 92 जो है ये क्या प्रावधान करती है? तो ये बताता है कि प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक पीठासीन न्यायाधीश होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ये इसका भी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50, क्वेश्चन नंबर 50, सीआरपीसी की किस धारा सीआरपीसी की धारा 24 के अंतर्गत लोक अभियोजक प्रतिनिधित्व करता है, किसका? तो जो लोक अभियोजक होता है वो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, डी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिरक्षा या फिर गिरफ्तारी, ये क्या है? अभिरक्षा तथा गिरफ्तारी क्या है ये? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये प्रक्रिया के आलोक में भिन्न है एक दूसरे से। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीसी की में सरकारी सेवक पर समन की तालीम का उपबंध किस धारा के अंतर्गत आएगा? तो ये है सेक्शन 66 में, 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को न्यायालय की शक्तियाँ होंगी, इसमें से किस न्यायालय की शक्तियाँ यहाँ पर होंगी? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी जो था ना इसको स्टार मार्क किया गया है, इसका भी कॉमन नंबर दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसी अपराध का संक्षिप्त विचारण हो सकता है यदि वह अपराध निम्नलिखित में से इस अवधि से ज़्यादा का दंडनीय नहीं हो अगर, तो कम से कम अगर 2 वर्ष का है तो उसको संक्षिप्त विचारण के लिए रख सकते हैं, ठीक है, 2 साल से ऊपर का नहीं। अगला है, सीआरपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा पीड़ित प्रतिकर स्कीम के प्रावधान करती है? पीड़ित प्रतिकर स्कीम किस सेक्शन में है ये? तो ये है 357A में, 357A, ये इसको बोलते हैं विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो ये कर सकता है सेशन न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, डी है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 439 किससे संबंधित है? तो ये है जमानत के बारे में, उच्च न्यायालय फिर सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियों के बारे में। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा यह उपबंधित करती है कि जब किसी व्यक्ति को मृत्यु का दंडादेश मिलता है तो वह दंडादेश यह निर्देश देगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए? किस सेक्शन में है ये? तो ये दिया गया है 354(5) में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सीआरपीसी में माफ़ी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन का उपबंध है, किसके अंतर्गत, किस सेक्शन में आएगा ये? तो ये है 348 सेक्शन में। 60 क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 446 के अंतर्गत आदेश में अपील किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संबंधित है? तो ये है 449, ऑप्शन सी। 61 क्वेश्चन है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के संबंध में सामान्य नियंत्रण उपबंधित है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ये है सीआरपीसी की धारा 15, सेक्शन 15 में है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के संबंध में सामान्य नियंत्रण, इसके बारे में सेक्शन 15 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन है कि का
एक अवसर पर चोरी का अभियुक्त है और दूसरे अवसर पर घोर उपधि का अभियुक्त है। यहाँ पर सीआरपीसी की धारा 218 का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए का पर जो है चोरी और घोर उपधि दोनों के लिए पृथक पृथक रूप से आरोप और विचारण होना चाहिए। ऑप्शन ए है यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 63, यदि दोष सिद्धि अपील पर या फिर अन्यथा अपास्त कर दी जाए तो सीआरपीसी की धारा 106 के अधीन निष्पादन जो बंद पत्र है वो क्या होगा, तो वो भी शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुलिस एक्ट से उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन किसी पुलिस जिले के लिए विशेष अपराध अन्वेषण इकाई गठित करने के लिए प्राधिकृत है, तो ये है राज्य सरकार। ऑप्शन ए। यहाँ पर सीआरपीसी के, आईपीसी के, एविडेंस के और उत्तराखंड पुलिस एक्ट के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये उत्तराखंड पुलिस एक्ट के क्वेश्चन आगे कुछ। अगला है पेशी पर उपस्थित होने वाले साक्ष्यों के संदर्भ में अभियोजन साक्षी रजिस्टर रखने का अधिकार, यहाँ पर दायित्व किस पर है ये, तो ये होता है सहायक लोक अभियोजक पर। सॉरी, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए होना चाहिए, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी पर इसका आंसर ऑप्शन बी माना है, सहायक लोक अभियोजक पर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी का न्यूनतम रैंक क्या होता है, ये होता है पुलिस उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। नेक्स्ट है उत्तराखंड के पुलिस बल के समग्र नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण का दायित्व किस पर होगा, तो ये होता है पुलिस महानिदेशक पर। नेक्स्ट है उत्तराखंड पुलिस एक्ट के अंतर्गत विहित प्रक्रिया अपनाकर अदावित जंगम संपत्ति के विस्तारण की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है, तो ये होती है पुलिस अधीक्षक के पास में। नेक्स्ट है सीआरपीसी 1973 के अनुसार क्या प्रभाव होगा यदि निर्णय लिखने के पश्चात लेकिन निर्णय सुनाए जाने से पूर्व न्यायाधीश की मृत्यु हो जाए, तो क्या होगा यहाँ पर, तो ये जो निर्णय है, निर्णय को मात्र एक राय के रूप में माना जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही माना है, इसको केवल एक राय के रूप में मान लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 का कौन सा अध्याय पुलिस बल का प्रशासन से संबंधित है, पुलिस बल के प्रशासन से संबंधित जो चैप्टर है वो है चैप्टर 3। नेक्स्ट है उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत एक पुलिस अधिकारी ड्यूटी करते समय माना जाएगा कब, मतलब कितने टाइम की ड्यूटी वो करेगा एक पुलिस अधिकारी, तो देखो पुलिस की जो जॉब होती है वो 24 घंटे की होती है, मतलब निरंतर वो ड्यूटी पे ही रहेगा। अगला है कि एक लोक अभियोजक कर सकता है, क्या कर सकता है एक लोक अभियोजक, तो पुलिस डायरी को पढ़ भी सकता है, जांचकर्ता अधिकारी से परामर्श भी कर सकता है और पुलिस पत्रावली का निरीक्षण भी कर सकता है, तो डी है इसका सही आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 को उच्चतम न्यायालय के पुलिस सुधारों संबंधी इस निर्णय के अनुपालन स्वरूप अभी नियमित किया गया था, तो किस वाद में, सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ, इस वाद में। नेक्स्ट है एक सर्कल के अधीन पुलिस थानों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो एक सर्कल में कम से कम 2 थाने तो होने हैं। ठीक है, ये है सही आंसर। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति किसी मार्ग पर कोई जुलूस निकालना अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर जनसभा आयोजित करना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो सूचित करे किसको, तो इसमें क्या होगा सही आंसर, देखिए इसको भी एक स्टार मार्क है इसका, सॉरी इसमें ये डी माना है, उपरोक्त सभी को, मतलब पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को भी, मजिस्ट्रेट को भी, जो डीएम होता है उसको, और जिले के पुलिस अधीक्षक को भी, तो इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 23(3) के अंतर्गत एक पुलिस उप अधीक्षक किसी पुलिस निरीक्षक को अनुशासनात्मक आदेशों आधारों पर यह दंड दे सकता है, मतलब कौन सा इसमें दंड दे सकता है कि अगर इसमें से कुछ कोई वो नहीं करता है तो वेतन की कटौती भी कर सकता है, वेतन वृद्धि को रोक भी सकता है और इसकी परिनिंदा या फिर भर्त्सना भी कर सकता है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा कि ये सभी जो है कर सकता है। नेक्स्ट है किसी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी जिसके समक्ष किसी अपराध के घटित होने की सूचना लाई जाती है, बिना न्यायालय के आदेश के उसका अन्वेषण तभी कर सकेगा जबकि वह एक संज्ञेय अपराध हो। अगला क्वेश्चन है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उससे
उससे मतलब उससे अगर ऊंची पोस्ट पर है तो पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों के लिए उत्तराखंड पुलिस एक्ट प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो किस संशोधन में? तो ये संशोधन किया गया था 2018 के द्वारा। नेक्स्ट है उत्तराखंड पुलिस एक्ट के अंतर्गत मानवाधिकार संरक्षण के उपाय के रूप में साक्षी के संरक्षण के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास में है, मतलब पावर किसके पास में है? तो यहाँ पर पावर होगी राज्य सरकार के पास में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। राज्य सरकार के पास में ये पावर है कि वो मानवाधिकार संरक्षण के बारे में कोई भी नियम बना सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय दंड संहिता का कौन सा सेक्शन ये प्रावधान करता है कि यदि कि कोई अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित हो? तो अगर दुर्घटना हो जाती है तो किस सेक्शन में है ये? सेक्शन 80 में। कोई दुर्घटना अगर घटित हो जाती है तो वो अपराध नहीं होगा। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में कितने प्रकार की उपहति को घोर उपहति कहा गया है? तो यहाँ पे टोटल 8 प्रकार की घोर उपहतियों के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है जो यूपी एपीओ के एग्जाम में पूछे गए थे, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे ये आंसर जो है वो ऑफिशियल आंसर की से हैं, जो रिवाइज्ड आंसर की आ चुकी है उसके बाद के। ठीक है। अगला है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 92 का उद्देश्य क्या था? इसमें से क्या था? तो चिकित्सकों और चिकित्सा व्यवसायों का संरक्षण करना। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी व्यक्ति स्वयं अपराध नहीं करता, वह दूसरे व्यक्ति को केवल सहायता करता है, वह अपराध का दोषी है। इसमें से किस प्रकार के अपराध का दोषी है? तो इसको जो आयोग ने स्टार मार्क रखा था और इसका नंबर सबको दिया है। अगला क्वेश्चन है कि का एक पुलिस अफसर या को यह संस्वीकृति करने को कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। यहाँ पर का किसके अंतर्गत दोषी माना जाएगा? तो ये भारतीय दंड संहिता की धारा 330 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। अगला है का या की जेब में हाथ डालकर या की जेब से कुछ चुराने का प्रयत्न करता है। या की जेब में कुछ ना होने के परिणाम स्वरूप का अपने प्रयत्न में असफल रहता है। यहाँ पर का किस चीज़ के लिए दोषी है? इस टाइप का एक क्वेश्चन उत्तराखंड सिविल जज के अभी जो हुआ है पेपर उसमें भी पूछा गया था। तो ये यहाँ पर किस चीज़ के लिए दोषी है? सेक्शन 511 में अपराध करने के लिए। ठीक है, मतलब अपराध करने का प्रयत्न करने के लिए। अगला है कि या को सदोष हानि कारित करने के आशय से या की मूल्यवान प्रतिभूति को का स्वेच्छा जला देता है। यहाँ पर का ने क्या किया है, क्या अपराध किया है यहाँ पर? तो उसने रिस्ट्री किया है। ऑप्शन बी है मिसचीफ किया है इसने। ऑप्शन बी मिसचीफ, रिस्ट्री। अगला 87 क्वेश्चन कि जब किसी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य के द्वारा ऐसे जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या फिर हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य दोषी होगा। किस चीज़ के लिए दोषी होगा? तो वो बलवे के लिए दोषी होता है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 308 इसमें से किससे संबंधित है? 308 में क्या बताया है? तो सदोष मानव वध के प्रयत्न के बारे में बताया है। नेक्स्ट है विधिपूर्ण संरक्षकता में से किडनैपिंग व्यपहरण के लिए अप्राप्त व्यय की आयु क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर यदि पुरुष है तो 16 साल से कम और महिला है तो 18 वर्ष से कम की आयु की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन है कि किसी वाद में न्यायालय ने निर्णित किया है, इसमें से किस वाद में न्यायालय ने बताया है कि सामान्य आशय का मिलना घटना स्थल पर भी हो सकता है? तो इसको भी स्टार मार्क रखा है। इसमें वीरेंद्र कुमार घोष और महबूब शाह बनाम सम्राट इसमें से स्टार मार्क है। इसका भी नंबर सबको दिया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत निवास गृह आदि में चोरी करना दंडनीय है? यह है सेक्शन 380 के अनुसार अगर किसी घर में घुसकर कोई चोरी करता है तो दंडनीय है, उसको दंड बताया गया मतलब चोरी का। अगला है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 ऋणा में किए गए अपराध के लिए क्या सजा होगी? तो ये यहाँ पर सजा होती है आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड की। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा अपराध शारीरिक मानसिक ख्याति या फिर संपत्ति के नुकसान या अपहानि कारित करने के लिए अपराध है? इससे इन सबसे संबंधित जो अपराध है वो क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन सी छल। नेक्स्ट है अवैध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? अवैध जमाव के लिए कम से कम 5 लोगों का होना जरूरी है, अनलॉफुल असेंबली के लिए। नेक्स्ट है संयुक्त होकर की गई लूट डकैती कहलाती है।
जब वह कारित की जाए तो कम से कम 5 या 5 से अधिक लोगों के द्वारा अगर कोई लूट अगर डकैती में कन्वर्ट करना है तो कम से कम 5 या उससे ज़्यादा लोगों तो वो डकैती कहलाई जाएगी। 96 क्वेश्चन है कि जब उपपत्ति शास्य हो एवं प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो या परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित हो तब वह अपराध क्या होगा। तो ये जो है सदोष मानववध जो कि हत्या की श्रेणी में नहीं है ये होगा। इसके जो है 5 एक्सेप्शन है जो है टोटल, उसमें से एक एक्सेप्शन ये भी है कि सामान्य अनुक्रम में अगर मृत्यु कारित हो जाती है, सामान्य अनुक्रम प्रकृति के सामान्य अनुक्रम के अनुरूप हो जाती है तो वो सदोष मानववध कहलाया जाएगा। अगला है कि आ के पास पर्याप्त भोजन है लेकिन इसमें से कुछ वह दूसरे व्यक्ति जो भूखा है उसको नहीं देता, तो इस कारण से दूसरे की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर आने क्या अपराध किया है, तो यहाँ पर उसने कोई अपराध नहीं किया, चाहे तो उसको दे दे खाना चाहे तो ना दे। अगला है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख ये है 29A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में कुछ मामलों में प्रतिनिधिक दायित्व के संबंध में प्रावधान है। तो कहाँ पर बताया गया है, ये बताया गया है 154 में, सेक्शन 154 ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग परिभाषित है। तो ये है 403 में, ऑप्शन सी है इसका आंसर। मैंने आपको 100 क्वेश्चंस पूरे करा दिए हैं ये APO के एग्जाम के। फ्रेंड्स अगर आपकी कोई क्वेरी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।